हाँ जी, so coming back to the weekly current affairs, as we always do, very very important topics for 25, 26 and obviously 27. 3 साल वाले लोग ध्यान ध्यान से करें. We'll follow the same pattern जी. First MCQs करेंगे 6 minutes में 6 MCQs. Then we'll decide the marks and then we'll decide कि क्या क्या डिस्कशन है इन टॉपिक्स पे, ऑल द टॉपिक्स. सो प्लीज द एमसीक्यूज सॉल्व कर लो विद इन 6 minutes प्लीज. करके मुझे आंसर भेज देना व्हाट्सएप पे. ये तीनों हो गए तो स्लाइड चेंज करूं. हाँ जी सर. राइट जी. 4, 5, 6, 3 minutes more. When you're done, let me know. हाँ जी, डन एवरीवन. So 1 minute please. राइट. Just a second, please.
हाँ जी, डन। Yes, sir. चलो, लेट्स चेक द आंसर्स देन। प्लीज आंसर्स भेज देना मुझे अभी अपने अपने। फर्स्ट का आंसर इज सी चंडीगढ़, सेकंड का आंसर इज ए अमेरिका, थर्ड इज अगेन सी चंडीगढ़, फोर्थ इज डी दिल्ली, फिफ्थ इज बी बॉम्बे, एंड सिक्स्थ इज डी दिल्ली। राइट, सो सी ए सी डी बी डी। आई होप वी आर डन चेकिंग। मार्क्स वार्क्स बताओ अब मेरे को। हाँ जी, 6 on 6 एनीबडी? चॉकलेट मिलनी है 4 से नीचे। 5 on 6? 4? Yes, sir. 4? 3? Yes, sir. फिर 2 ही रह गए, 2 और 1। 2 एनीबडी, 1 0। चलो, सो 4 अगेन। चॉकलेट एक और ड्यू है जी आपकी, फिर डिजिटल चॉकलेट भेज दूंगा इस बारी। देन नेक्स्ट टाइम से शायद फिजिकल चॉकलेट भी देंगे। सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस। 2-3 इंटरेस्टिंग बातें इन क्वेश्चंस में। बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर फॉर्मेट देखो। ये ऐसे ऐसे सवाल बहुत आते हैं। डायमंड डस्ट एक्सपेरिमेंट एक पहले आया था यूपीएससी में, क्लाउड थिनिंग। सो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, कई स्टूडेंट्स ने, जिसने पढ़ा है वो तो पढ़ा है, कई स्टूडेंट 90% ने नहीं सुना होता डायमंड डस्ट एक्सपेरिमेंट क्या है। नाउ look at the options. I do not know what is diamond dust experiment. Let's imagine that. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 वर्ड्स तोड़ लो इसके, डायमंड एंड डस्ट। डायमंड से हम क्या एसोसिएट कर सकते हैं? डायमंड से हम एसोसिएट कर सकते हैं स्पार्कल करता है, बहुत ज्यादा चीजें रिफ्लेक्ट करता है ना, TIR करता है, सो लाइट के साथ खेल रहा है, इधर उधर भगा रहा है, और बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। दिस इज व्हाट वी एसोसिएट विद डायमंड्स। देन नेक्स्ट, डस्ट। डस्ट क्या है? व्हाट डू यू एसोसिएट इन कॉमन लॉजिक? मिट्टी है जो बेसिकली उड़ती है, हमारे नाक में घुस जाती है, कभी क्लाउड्स बन जाती है, कभी हेज बन जाती है। सो लगभग मिट्टी जो छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं इधर उधर। सो सिमिलर क्लाउड थिनिंग में था। सिमिलर बात यहां पे लग रही है कि आप वर्ड्स तोड़ के फिर ऑप्शन से एसोसिएट करो। राइट, डायमंड डस्ट एक्सपेरिमेंट, उड़ती हुई मिट्टी ने क्या करना है, कोल माइनिंग से छोड़ो। राइट, एग्रीकल्चर से भी क्या करना, डायमंड ने छोड़ो। ये 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन रह जाती है, क्लाउड सीडिंग या क्लाइमेट चेंज। क्लाउड सीडिंग या क्लाइमेट चेंज। एक आइडिया तो सिंपल है, क्लाइमेट चेंज इज अ ब्रॉडर ऑप्शन, इसको चूज कर लो। नहीं तो आप अपनी कॉमन लॉजिक से जाओ। ट्राई अप्लाइंग कॉमन लॉजिक। आपको टर्म नहीं भी पता है, कैसे कॉमन लॉजिक जी? कॉमन लॉजिक इज, ये रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा रहा है, रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाएगा तो क्या करेगा, एल्बिडो बढ़ा देगा। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, अर्थ की एटमॉस्फेयर की एल्बिडो बढ़ा देगा। एल्बिडो बढ़ाएगा तो क्या होगा, अर्थ कूल डाउन हो जाएगी और क्लाइमेट चेंज से हम कॉम्बैट कर सकेंगे। दिस इज हाउ यू डिड्यूस आंसर्स। प्रीलिम्स पास करने का तरीका आफ्टर 2020 इज डिडक्शन ऑफ आंसर्स। यू हैव टू डिड्यूस द आंसर्स। सीधा सीधा फैक्चुअली आंसर करना, प्रीलिम पास करना पढ़ के, सिर्फ पढ़ाई से, विदाउट डिडक्शंस एंड विदाउट लॉजिक, हैज बिकम नियरली इम्पॉसिबल। है ना, जो भी आपको कह रहा है कि भैया ये मेरी किताब से आ गया, वो मेरी किताब से आ गया, पेपर के बाद ही बोल रहा है। पेपर से पहले उनके भी 99% बच्चे फेल हो रहे हैं। वाई? बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग दिस। ट्राई टू लर्न दिस लॉजिक कि डायमंड क्या करा हमने, डायमंड और डस्ट को तोड़ लिया, जो हमें कॉमन नॉलेज में पता था उसको डिड्यूस कर लिया। Right, so try doing this, practicing this over and over again,
as we had launched earlier a course शक्ति सोच की in previous years. So हमें अपना thought process ही align करना है prelim के साथ. That is it. Right. Then another simple question. पंबन वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, बहुत ऊंचा हमने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया है. क्वेश्चन ही बोल रहा है रेल ब्रिज है, सो ट्रेन एंड ट्रक कैसे अलाउ होगा, सिर्फ ट्रेन होगी. दिस इज रॉन्ग. देन इट कनेक्ट्स रमेश्वरन आइलैंड टू इंडियन मेनलैंड. दिस इज करेक्ट. We must know the connection as well as these kind of statements because multi-statement question आ रहे हैं. So answer here becomes 2 only. That is correct. रमेश्वरन को कनेक्ट करता है इंडियन मेनलैंड से. और श्रीलंका में जब प्रॉब्लम्स हुई थी कोविड के ड्यूरिंग एक्सेट्रा एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तब भी ये रमेश्वरन ब्रिज, सॉरी ये अपना रमेश्वरन पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बहुत काम आया था इन रिलीफ मेजर्स. देन विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ डी एक्सटिंक्शन. अब चलो मेरे को नहीं पता बेनिफिट्स कौन से हो सकते हैं, बट कॉमन लॉजिक तो मैं अपने साथ लेके आता हूँ ना, दिमाग तो अपना साथ लेके आता हूँ. व्हाट इज कॉमन लॉजिक ओवर हियर? जस्ट अ सेकंड जी प्लीज. ऑडिबल एंड विजिबल ना? Yes, sir. थैंक यू. सो बेनिफिट्स बताने हैं. डी एक्सटिंक्शन के बेनिफिट्स चलो मुझे नहीं पता, बट इसमें बेनिफिट्स क्या है? कीस्टोन स्पीशीज अगर रिस्टोर होएगी तो बेनिफिट है, बायोडाइवर्सिटी एनहांस होएगी तो बेनिफिट है, बट रिसोर्स डिवर्जन होएगी तो दिस इज नॉट अ बेनिफिट, दिस इज अ चैलेंज और एन इशू और अ प्रॉब्लम. सो बिल्कुल कॉमन लॉजिक से निकल रहा है कि रिसोर्स डिवीजन तो हो ही नहीं सकता. पहली बात तो ये डी एक्सटिंक्शन है, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होगी आप उसको वापस ले आए, दोबारा से जिंदा कर लिया, राइट, राइजिंग फ्रॉम द डेड. सो इससे रिस्टोरेशन ऑफ कीस्टोन स्पीशीज होगी, बायोडाइवर्सिटी एनहांसमेंट होगी, सही. रिसोर्स डिवर्जन होएगा तो सही, बट वो बेनिफिट नहीं है. होएगा रिसोर्स डिवर्जन बट वो बेनिफिट नहीं है. दैट्स व्हाई द आंसर हियर इज 1 and 2. एक और चीज देखो, ये भी यूपीएससी कभी कभी यूज करता है. आंसर्स को नहीं, सिर्फ ऑप्शंस को देखो, इस सबको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, लीव इट. जस्ट इधर एबीसीडी को देखो. लुक एट दिस. 1 only, 1 and 3 and then 1 and 2. March into the mind of the question paper maker. अगर ऑप्शंस लाइन वाइज लिख रहा है दिमाग तो 1 and 2 ऊपर आना चाहिए और 1 and 3 नीचे आना चाहिए, बट ये रिवर्स है ऑप्शंस. सो सिंपल सी बात है, ऐसे केस में 99% नीचे वाली ऑप्शन इज द आंसर. साथ में ही अटेम्प्ट्स एंड हैक्स सीखते जाओ, प्रीलिम वुड बिकम अ वेरी वेरी इजी वॉक इन द पार्क. उल्टा देखो ऑप्शंस को, 1 and 2, 1 and 3 उल्टा क्यों लिखा है? कुछ तो झोल है भैया, बाबू भैया, कुछ तो पकड़ो इसमें से. And 1 and 2 is the answer. Right. Then this is another idea used by question paper makers. Digital threat report लिख दिया, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. अच्छे हैकर भाई ने लिख दिया कि चलो मिनिस्ट्री गलत होएगी, कोई बात नहीं. डील्स विद डिजिटल थ्रेट टू इंडियन डिफेंस फोर्सेस, ये भी गलत है. राइट. यूजुअली ऐसा किया जाता है, एसोसिएशन करके दोनों ऑप्शन गलत बना देते हैं एंड द पर्सन थिंक्स ये गलत होएगी, ये सही होगी. Then he trembles upon the wrong option. तो इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस दोनों सही जा रहा है, यहाँ तो दोनों सही होंगी, यहाँ दोनों गलत होंगी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. ओवर हियर दोनों गलत है. आंसर इज नन. राइट. देन 3 gorges Antarctic Eye. Why I included this question? Because this name nowhere says it is China. लग ही नहीं रहा चाइना. हमें लगता है चाइना का कोई नाम होगा तो गुंगजाऊ ऐसा कुछ होगा, बट दिस 3 gorges Antarctic project is China. That is the only reason I have included this, because ये कंफ्यूजिंग नाम था तो किसी क्वेश्चन पेपर मेकर को पसंद ना आ जाए. अच्छा कहाँ पे, किसने बनाया, कहाँ पे? तो ऑब्वियसली अंटार्कटिका में. राइट. सो दिस इज जस्ट अ टेलीस्कोप काइंड ऑफ अ थिंग, ऑब्जर्वेटरी which China has set up with 3 gorges University at Antarctica. करेंगे बात इसे डिटेल में, बट ध्यान रखना दिस आई वाला 3 gorges आई प्रोजेक्ट इज विद एसोसिएटेड विद चाइना. राइट जी. देन अनदर ट्रिक जो लोग यूज करते हैं, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, कुछ अजीब सा वो पॉन्ड लिख के नाम लिखा हुआ था ऊपर और हमें स्पीशीज पिक करनी थी. whereas I said again and again कि इंसेक्ट पिक करना, फिर भी बहुत सारे लोगों ने पॉन्ड देख के फ्रॉग कर लिया.
सो आई एम श्योर इधर भी रिवर देख के बहुत सारे ने फिशेस कर लिया होगा. सो सेम ट्रिक्स यूज करके आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द क्वेश्चन पेपर. रिवर करके फिश नहीं उठाना है भाई. राइट. ट्रांसमिटेड मैंने यूपीएससी से भी मुश्किल बनाया सवाल. यहाँ इंसेक्ट लिख देता था वो सही हो जाता और आप लोग भी पकड़ लेते. बट क्या पता यूपीएससी भी नेक्स्ट लेवल पे चला जाए. सो इट इज द ब्लैक फ्लाई विच ट्रांसमिट्स दिस. बट ब्लैक फ्लाई नहीं भी याद. सो प्राइमरली थिंक कि ये नहीं होगा आंसर बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रिक यूज बाय क्वेश्चन पेपर सेटर्स. के ऊपर रिवर लिख दिया नीचे पानी वाली ऑप्शन दे दी तो स्टूडेंट पिक कर लेगा जो थोड़ा सा विजिलेंट होगा. बट अटेम्प्टिंग एंड हैकिंग इज अ कंप्लीट आर्ट. आधी पचादी आर्ट आपको यहाँ पे लेके आएगी और ज्यादा नुकसान कराएगी. पूरी अच्छे से साथ में सीख लो, सारी ट्रिक्स सोच लो और प्रैक्टिस कर लो. आई विल टीच यू ऑल ऑफ देम और अपने आंसर्स गलत नहीं हो. राइट. सो आंसर इज ब्लैक फ्लाई और यहाँ पे नन ऑफ द अबव आएगा. राइट जी. सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक्स. आजकल ये ट्रम्प भाई साहब बहुत ज्यादा न्यूज में है. TNT दैट इज ट्रम्प एंड टैरिफ्स. सो टैरिफ बेसिकली होता क्या यार, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए. टैरिफ इज काइंड ऑफ अ टैक्स. टैक्स इम्पोज्ड अपॉन इंपोर्टेड गुड्स. आप इंडिया से यूएस में गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो. सो यूएस इंपोर्ट करते टाइम इन गुड्स पर टैक्स लगा देगा. लेट्स से इंडिया से 100 रुपए का सामान गया, 100 रुपए की टी शर्ट गई, यूएस ने 25% टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो यूएस में 125 रुपए की बिकेगी. So what does it do? Tariff actually increases the price of the goods from other countries. इसके खिलाफ दुनिया में बॉडी कौन सी है? WTO. WTO बेसिकली बोलता है कि वर्ल्ड ट्रेड शुड बी हैसल फ्री. पूरी कहानी बेस से याद करा रहा हूं मैं, सारे कनेक्शंस. इट शुड बी हैसल फ्री या बैरियर फ्री. क्यों ऐसा होना चाहिए? WTO हिस्टोरिकली कब बना था? वर्ल्ड वॉर्स के बाद. वर्ल्ड वॉर्स भी लास्टली इसीलिए हुई थी बिकॉज दुनिया में ट्रेड ब्लॉक्स बन गए थे और आपस में ग्लोबल ट्रेड फ्लो नहीं कर पा रहा था, इसलिए ब्लॉक्स के बीच में लड़ाई हो गई. राइट. सो बेसिकली यूएसए एंड जापान वाला ब्लॉक. सो ट्रेड ब्लॉक्स ऐसे दोबारा वॉर ना करा पाए इसलिए WTO बना था, जो कहता है कि टैरिफ बैरियर एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर दोनों को खत्म करना है. टैरिफ बैरियर एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर दोनों को खत्म करना है, रिड्यूस करना है और धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेड को टोटली बैरियर या हैसल फ्री बनाना है. बट अब ट्रम्प साहब ने क्या देखा? ट्रम्प साहब ने अब दुनिया की सच्चाई ये है कि यूएसए इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल मार्केट्स. कितना परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड यूएस के पास होगा? अगर दुनिया में टोटल जीडीपी 100 रुपए है तो यूएस कल्ले के पास, इतनी सारी कंट्रीज हैं, कितना इस 100 रुपए में से यूएस कल्ले के पास होगा? व्हाट डू यू थिंक? एनी आइडियाज, एनी गेसेस, वाइल्ड गेसेस? So 20-25%. अबाउट 26% अप्रोक्सीमेटली. मतलब मोर देन 1/4. इतनी ज्यादा कंट्रीज हैं, 180 190 से ज्यादा, फिर भी 1/4 जीडीपी, लगभग 1/4 से ज्यादा यूएसए के पास है. सो प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो में यूएसए इज द बिगेस्ट मार्केट. ज्यादा गुड्स यूएसए को बेचे जाते हैं. इंडिया की भी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है यूएसए. चाइना की भी बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है यूएसए. बहुत सारी कंट्रीज की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मार्केट है यूएसए. तो ट्रम्प साहब ने देखा कि यार यूएसए तो मार्केट है, हम सबके गुड्स खरीदते हैं, वी इंपोर्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज. राइट. एंड जब हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, व्हेन वी एक्सपोर्ट गुड्स टू देम, then they apply high amounts of taxes or tariffs. फॉर एग्जाम्पल, लगभग हार्ले डेविडसन बाइक पे पहले 250% ड्यूटी थी इंडिया में. अगर 100 रुपए की बाइक यूएस से चलेगी तो इंडिया में 350 रुपए की बिकेगी. लाखों में लगा लो, 10 लाख की चलेगी तो 35 लाख की बिकेगी. दैट हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ्स. सो ट्रम्प साहब ने कहा, भैया क्या कर रहे हो, हमारे पे इतने सारे टैरिफ और हम तुम्हारे गुड्स पे कोई टैरिफ नहीं लगा रहे. So he tried to make economic sense.
फॉर हिज विजन ऑफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मोदी साहब ने इसके साथ दिया था मेक इंडिया ग्रेट अगेन। सो इन्होंने इकोनॉमिक सेंस लगाई कि अगर आप हमारे पे टैरिफ लगाओगे तो हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे, आपके गुड्स भी महंगे हो जाएंगे। बट विच लेड टू अ टैरिफ वॉर प्राइमरली बिटवीन टू बिग इकोनॉमीज यूएसए एंड चाइना। सो अब इस कहानी में क्या हो रहा है जी, यूएस के प्रेसिडेंट ने सारी कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिए। दो तरीके से लगाए, एक बेस टैरिफ जो सब पे लगेगा, बेस टैरिफ फॉर एवरी कंट्री, देन कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ, कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ। सो बेस टैरिफ इनका पहले यूएसए का 2.5% था, अब इन्होंने कर दिया 10% कि 10% बेस टैरिफ तो सब पे लगेगा। देन कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स लगा दिए कि चाइना पे इतना, इंडिया पे इतना, इसके एडिशन में लगेगा। सो कंट्री पे कितना टोटल टैरिफ लगेगा, बेस टैरिफ प्लस कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ। सो कंट्री स्पेसिफिक वुड बी स्पेसिफिक टू कंट्री कि चाइना पे इतना, इंडिया पे इतना, इंडिया पे लगभग 27% लगाया है ना, कैम्बोडिया पे इतना, बांग्लादेश पे इतना। सो हर कंट्री पे अलग अलग टैरिफ्स लगा दिए अपार्ट फ्रॉम दी बेस टैरिफ। इनका लॉजिक क्या था, ट्रंप साहब का लॉजिक बेसिकली ये था कि हम इन टैरिफ्स को लगा के अपने इकोनॉमिक जस्टिस को सही करेंगे, बिकॉज हमारे पे सब लोग टैरिफ लगा रहे हैं, राइट। बट कंसर्न्स क्या है, सबसे बड़ी कंसर्न तो यही है, फिर से ट्रेड ब्लॉक्स बनेंगे विच मे लीड टू वर्ल्ड वॉर अगेन, राइट। पहले ही दुनिया में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ट्रेड ब्लॉक से वर्ल्ड वॉर हो सकती है। ग्लोबल ट्रेड अगर स्लो डाउन होता है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, तो ग्लोबल जीडीपी और डाउन जाएगा, जो कोविड के बाद अच्छे से रिकवर नहीं करा है। सो वर्ल्ड इकोनॉमी अगेन रिसेशन, एंड जो यूएस जाने भी वाला है ग्रेट डिप्रेशन में, रिसेशन में जाने वाला है, फिर से ग्रेट डिप्रेशन आ सकता है, बिकॉज उस टाइम भी टैरिफ्स ही और ट्रेड बैरियर्स ही एक्चुअली इफेक्ट कर रहे थे इकोनॉमी को। सो ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट हो सकता है, सिक्योरिटी पे इफेक्ट हो सकता है। देन बेगर था ए नेबर, बेगर था ए नेबर या बेगार था ए नेबर पॉलिसी फिर से आ सकती है कि साथ वाली कंट्री को गरीब करने की कोशिश कर रहे हैं यूएसए। ये अमीर है, इनको तो कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला, महंगे गुड्स भी खरीद लेंगे। बट अगर हमारे बिकने बंद हो गए तो व्हाट विल हैपन टू द डेवलपिंग कंट्रीज और द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, बांग्लादेश जो गरीब कंट्री है उस पर भी टैरिफ लगाया, बहुत हाई टैरिफ लगाया, राइट। देन फर्दर जी, एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हो ही गया, साथ में रिसेशन वाला, डिप्रेशन वाली बात हो गई, वॉर वाली बात हो गई। देन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे भी इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा आ सकता है, अच्छा नहीं बुरा एक्चुअली, दैट इट में लीड टू डायसफंक्शनल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरली डब्ल्यूटीओ को तो ये यूजलेस बना देगा कि सारे टैरिफ लगाई जा रहे हैं तो हम क्या करें। सो ग्लोबल गवर्नेंस के इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बट लाइक एवरी ब्लैक क्लाउड, हर ब्लैक क्लाउड में क्या होता है, कौन सी लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग, वेरी गुड। सो इंडिया के लिए सिल्वर लाइनिंग क्या है भाई, इंडिया के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है, अगेन थोड़ा सा बैकग्राउंड इवेल्युएट कर लेते हैं। जब कोविड के बाद से चाइना से ट्रेड वॉर में एटसेट्रा एटसेट्रा में बिजनेसेस शिफ्ट होते हैं, प्राइमरली टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स एटसेट्रा। सो ये शिफ्ट होके इंडिया में नहीं आते, ज्यादातर टेक्सटाइल और गारमेंट की इंडस्ट्री को बांग्लादेश एंड वियतनाम कैप्चर कर लेते हैं। सो इंडिया यहाँ पीछे रह जाता है, राइट। अब इस टाइम क्या सिनेरियो है जी, ज्यादातर गारमेंट एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश वियतनाम से हो रहे हैं। सो इंडिया के लिए अब क्या सिल्वर लाइनिंग है, जो उस टाइम हमने लूज आउट कर दिया था बांग्लादेश वियतनाम को, अब दिस टैरिफ गिव्स अस अपॉर्चुनिटी कि हम उस टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट शेयर को वापस ले लें। कैसे, बिल्कुल ऐसे, बिकॉज ज्यादातर कंट्रीज यूएस के ऊपर रिटेलिएटरी मेजर्स ले रहे हैं कि यूएस 10% टैरिफ लगाएगा, हम 20% लगा देंगे। चलो ये 15% लगा रहे हैं, हम 18% लगा देंगे। चाइना ऐसे कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे कर रही हैं। बट हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मोदी साहब, दे आर वेरी वेरी एस्ट्यूट एट डिप्लोमेसी। सो इंडिया रिटेलिएटरी मेजर्स नहीं ले रहा,
इंडिया इज सेइंग कि हम लोग डिस्कशन एंड डिप्लोमेसी से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, बिकॉज ट्रम्प साहब ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है उसमें दे हैव सेड कि ये टैरिफ्स एक अनाउंसमेंट जरूर है, बट विद डिस्कशंस एंड विद नेगोशिएशंस दे कैन बी चेंज्ड. सो इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी ओवर हियर टू यूज इट्स प्रोएस इन सॉफ्ट पावर या फिर डिप्लोमेसी. और दूसरी बात, रेट लिस्ट देखें, अगर टैरिफ की रेट लिस्ट देखें, सो वियतनाम एंड एक्सेट्रा कंट्रीज पर ज्यादा टैरिफ है, इंडिया पर कंपैरेटिवली कम टैरिफ है. सो इंडिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज एज वेल. सो दिस माइट बी अ टाइम, वैसे वी से टू मेक hay when the sun shines, but sunshine is good weather, right? But we can make hay where there is stormy weather. आपदा को अवसर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. दिस calamity can be a opportunity for India to regain the trade share in export sector, or let's say to increase the trade share in export sector. So इंडिया को इसके लिए करना क्या चाहिए? इंडिया को इसके लिए प्राइमरली पहले तो अपना खुद की इन हाउस अपनी खुद की पॉलिसीज को री एग्जामिन करके कि इसको हम ट्रांसपेरेंट बना सकें. ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, मोर लेट्स से प्रोएक्टिव पॉलिसी, एंड देन इसको ग्लोबल लेवल पे खासकर यूएसए के साथ बैठ के डिस्कस किया जा सके कि भैया हम आपके लिए ये चेंजेस करना चाहते हैं, रेसिप्रोसिटी में हम बिलीव करते हैं, एंड वी वुड नेगोशिएट अकॉर्डिंगली कि जहां जहां जिस सेक्टर में हमारा फायदा हो रहा है हम कोलैबोरेट करें. और यहीं पे चाइना का एंगल भी यूज कर सकते हैं हम लोग कि यार ये तो हमें काउंटर करना ही करना है, और हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट एंड शेयर्ड प्रिंसिपल्स लाइक डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इन चीजों को शेयर करके यूज करके हम लोग स्ट्रेटेजिक एंड कंपैरेटिव एडवांटेज को यूज करके बेटर कर सकते हैं. बट फॉर ऑल दैट वी नीड आवर पॉलिसीज टू बी इम्प्रूव्ड. कहानी समझ में आई, अच्छी लगी कि पहले ही पता थी हमें? सुन पा रहे हो? यस सर, आ गया समझ. चलो, वेरी गुड. तो दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर कि टैरिफ, बेस टैरिफ लगाए जी 10%, पहले 2.5% था, कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स भी लगेंगे, राइट. सो दीज टैरिफ्स आर सेट एट हाफ द रेट ऑफ व्हाट यूएस एस्टिमेट्स कि अगर इंडिया इन पे 50% टैरिफ लगाता है तो ये 25% लगाएंगे. ये बोल रहे हैं ट्रम्प साहब, बोल रहे हैं दिस इज अमेरिकन काइंडनेस, हम आधा टैरिफ लगा रहे हैं, राइट. देन डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन लो इनकम कंट्रीज होगा जी. क्या काइंडनेस है, लो इनकम कंट्रीज तो इतना टैरिफ भी नहीं दे सकते. कैम्बोडिया पे कितना बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिए जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, राइट. बांग्लादेश पे 37% टैरिफ लगा है, नोट दिस नंबर. इंडिया पे 27% है, बांग्लादेश पे 37% है. सो उनके गुड्स महंगे हो जाएंगे, हम अपॉर्चुनिटी यूज कर लेंगे. देन लाइटर टैरिफ ऑन मेजर डेफिसिट कंट्रीब्यूटर्स, छोटी छोटी कंट्रीज पे ज्यादा डेफिसिट, जो ज्यादा टैरिफ अमीर कंट्रीज है, चाइना पे 25%, ईयू पे 20%, राइट. सो दे हैव नॉट लुक्ड एट द कंडीशन ऑफ द कंट्री, they have just looked at their own advantages and issues कि जो सस्ती कंट्रीज हैं जहां पे लो इनकम है उनके गुड्स भी सस्ते होंगे, तो इस पे ज्यादा टैरिफ लगा दो, राइट. चाहे दूसरी कंट्री मेजर डेफिसिट कंट्रीब्यूटर है यूएस की, फिर भी उस पे कम टैरिफ लगे. फॉर एग्जांपल चाइना इज द बिगेस्ट डेफिसिट कंट्रीब्यूटर टू यूएस, बट स्टिल कम टैरिफ लग रहा है. 34% टैरिफ है, सॉरी, चाइना पे. Don't go for 25, 34% tariff. That is lesser than other countries, even Bangladesh. Then wealthier nations को भी नहीं छोड़ा, richer nations को भी नहीं छोड़ा, but कम टैरिफ लगाया. Even जिनके साथ डेफिसिट नहीं था, सरप्लस था, वहां पे भी इन्होंने टैरिफ लगा दिए. So it is not a comprehensive thought of policy. टेम्परेरी सा मेरे को तो लगता है ड्रावा दिया, और इन्होंने थोड़े दिनों के लिए रोक भी लगा दी है, मॉरेटोरियम लगा दिया कि अभी टैरिफ नहीं लगाएंगे. So India and US tariffs में जी India has been smacked with 26%, recalculation में इन्होंने 27% बोला इंडिया पे टैरिफ लगाना. क्या बोला है, why are we imposing tariffs on India? US ने बोला है high and unpredictable tariffs कि इंडिया एग्रीकल्चरल गुड्स पे 113% टैरिफ लगाता है अगर आप इंडिया को
इंपोर्ट करवाओ या इंडिया में एक्सपोर्ट करो, राइट। एंड टेरिफ पॉलिसीज, मल्टीपल बजट्स हैं, सोलर बजट्स हैं, टोटल अनसर्टेनिटी है इंडिया की पॉलिसी में। देन इन्होंने बोला है कि सिर्फ टेरिफ बैरियर नहीं, पॉलिसी बैरियर्स, नॉन टेरिफ बैरियर्स भी लगा रहे हैं। आईपी पॉलिसी इनकी इनएडुक्वेट है, राइट। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, एफडीआई भी 100% सारे फील्ड्स में अलाउड नहीं है, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर में अपने गुड्स को सब्सिडीज देते रहते हो और खुद दूसरों पे टैरिफ्स लगाते हो। देन डिजिटल एंड ट्रेड बैरियर्स, कभी इंटरनेट बंद कर देते हो, कभी रेगुलेटरी चेंजेस कर देते हो कि यहाँ पे डेटा नहीं स्टोर होगा, वहां पे नहीं होगा। तो यूएस इज सेइंग दिस, बट इंडिया के एडवांटेज क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज, कि इंडिया पे 26% या 27% फाइनली टैरिफ लगा है, विच इज लोअर देन चाइना, विच इज लोअर देन वियतनाम, 46% ऑन वियतनाम, 37% ऑन बांग्लादेश, 36% थाईलैंड। सो लोअर टैरिफ है कंपैरेटिवली। इसका एडवांटेज इंडिया अपनी रेस के घोड़ों से ले सकता है। यूएस के साथ तो हम भाग ही नहीं रहे, दैट इज अ वेरी बिग इकोनॉमी। We can overtake these especially in Vietnam, Bangladesh, Thailand, especially in textile trade. टेक्सटाइल और गारमेंट का क्या फायदा है? एग्रीकल्चर के बाद सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर इज टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री। इससे हमारी जॉब्स भी बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। सो इट्स अ ग्रेट एडवांटेज। एक बहुत बड़ी और एडवांटेज है फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया की फार्मास्यूटिकल्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एंड इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या है? जेनरिक मेडिसिन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया का एक बहुत अच्छा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर, विच हैज बीन एग्जेम्प्टेड। सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज। आई बिलीव मेंस में आंसर लिखोगे तो ये वाला काम जरूर आएगा। इन पॉइंट्स को एज सच याद रख लेना, क्या क्या कंपैरेटिव एडवांटेज है। लोअर टैरिफ है ना। दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स एग्जेम्प्टेड है, खासकर वियतनाम और बांग्लादेश एंड थाईलैंड, इंडोनेशिया से हम टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का ट्रेड ले सकते हैं। एंड बायलेटरल नेगोशिएशंस का जो स्कोप रखा गया है, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने हैज लेफ्ट रूम फॉर रिवीजन ऑफ टैरिफ्स। तो इंडिया अपने डिप्लोमेसी को यूज करके, मोदी जी एंड ट्रम्प साहब की दोस्ती को यूज करके बेटर डील कर सकता है, राइट। और इंडिया नॉन रिटेलिएटरी अप्रोच ले रहा है, उनके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगा रहा है इन रिटेलिएशन। सो दिस कुड लीड टू अ सॉफ्ट स्टांस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट इन कंक्लूजन हमारे लिए क्या है जी? दिस इज अ वेकअप कॉल। डोमेस्टिक पॉलिसी को मोर ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल बनाना है, स्पेशली इन एरियाज लाइक टैरिफ्स, एफडीआई, आईपी एनफोर्समेंट एक्सेट्रा। एंड इस कंपैरेटिव एडवांटेज को वी हैव टू यूटिलाइज प्रॉपरली फॉर सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। एनी प्रॉब्लम्स, एनी कंफ्यूजन तो मुझे बता दो, नहीं तो आगे चलते हैं। नथिंग? No, sir. सो आर्टिफिशियल रेन्स, अभी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होती है जी, आर्टिफिशियल रेन करने का क्या क्या स्कोप है। तो इसमें हमें फैक्चुअली प्रीलिम्स के लिए 2-3 चीजें याद रखनी है। क्लाउड सीडिंग, बेसिकली बारिश कैसे होती है, वेरी वेरी क्विक रिव्यू, क्विक ओवरव्यू सॉरी। यहाँ ये धरती है जी, ये ऊपर क्लाउड्स वगैरह हैं। सो यहाँ से पानी इवेपोरेट होगा और ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगा, तो ये कंडेंस वाटर से क्लाउड बन जाएगा। फिर अब वर्टिकल विंड्स चल रही हैं, इस बारिश की बूंद को, पानी की बूंद को नीचे आना है भाई। सो नीचे आने के लिए से क्या करना पड़ेगा? इस वर्टिकल विंड से लड़ना पड़ेगा। उसके लिए इस पानी की बूंद को इतना भार चाहिए, इतना साइज चाहिए, इतना वेट चाहिए कि ग्रेविटी इसे खींच पाए, एज अपोज टू दीज विंड्स, कि ये अगर फोर्स लगा रहा है 10 यूनिट तो ग्रेविटी से 11 यूनिट खींच ले ताकि ये नीचे आ सके। सो अगर आपके मत्थे पे, आपके सिर पे बारिश की बूंद पड़ रही है तो ये सोच लेना कितनी लड़ाई लड़के आई है वो हवाओं से। सो बेसिकली क्या हो रहा है जी, हमें कॉन्डेंसेशन को इंक्रीज करना है। एक तो मॉइस्चर होनी चाहिए क्लाउड में, जिससे ये वाटर होगा, वाटर वेपर होगा। एंड इसको, दिस इज कॉल्ड कोलेसेंस। कोलेसेंस मींस इकट्ठे होके, एक छोटे छोटे वाटर वेपर्स इकट्ठे होके एक बड़ा वाटर वेपर, वाटर मॉलिक्यूल बना ले, कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट बना ले कि ये नीचे गिर सके, राइट। सो जब भी आपने कॉन्डेंसेशन देखी होगी सर्दियों में अपनी कार के ग्लास पे, विंडशील्ड पे,
You might have seen that it needs a nuclei. जहां पे न्यूक्लिया मतलब जिस पे सेटल होगा, साइंस वाइंस नहीं आती कोई बात नहीं, एक सरफेस चाहिए इसे सेटल होने के लिए. सो वी कॉल इट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया. वेरी वेरी सिंप्लीफाइड. क्या है ये? वो सरफेस है जिसपे ये वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे और बड़े होंगे. राइट. सो यूजुअली क्लाउड सीडिंग में क्या करा जाता है कि ये क्लाउड था जी, इसमें वाटर वेपर से इधर उधर, हम इसमें न्यूक्लिया इंट्रोड्यूस कर देते हैं. न्यूक्लिया इंट्रोड्यूस कर देते हैं मटेरियल सच एज सिल्वर आयोडाइड. सो न्यूक्लिया आता है तो वाटर वेपर जिस पे चिपक जाते हैं. वाटर वेपर चिपक जाते हैं बहुत सारे, तो इतना बड़ा ड्रॉपलेट हो जाता है कि बारिश होने लग जाती है. दिस इज द आइडिया ऑफ क्लाउड सीडिंग प्राइमरली. द मोस्ट फेमस टेक्निक. देयर आर अदर टेक्निक्स एज वेल. सो एक सिल्वर आयोडाइड जरूर याद रखना है फॉर क्लाउड सीडिंग. और हो क्या रहा है, टेक्निक भी याद रखनी है. राइट. सो अदर देन दैट देयर आर अदर टेक्निक्स. दिल्लीज एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बोला है कि भैया एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल रेन थ्रू क्लाउड सीडिंग. सो आर्टिफिशियल रेन क्या है? प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग प्रेसिपिटेशन थ्रू क्लाउड सीडिंग, अ टेक्निक ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन. सो हमने इंड्यूस करनी है प्रेसिपिटेशन बाय क्लाउड सीडिंग. सो कैसे कर रहे हैं जी? हम क्लाउड में केमिकल्स डाल रहे हैं लाइक सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और इवन ड्राई आइस. ये दो ऑप्शन पेपर में आती हैं कि ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड कौन से दो यूज हो रहे हैं क्लाउड सीडिंग में. प्लीज रिमेंबर ड्राई आइस भी यूज होती है. व्हाट इज ड्राई आइस बाय द वे? सूखी आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. यस, सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस. स्कूबी डू में आपने देखा होगा वो नकली जो फॉग बनाते थे, दैट वाज ड्राई आइस बीइंग यूज्ड. अभी प्राइमरली हमारे यहाँ पे आइसक्रीम ट्रक्स, जहां भी ज्यादा ठंड रखनी होती है वहां ड्राई आइस यूज करते हैं. और क्लाउड सीडिंग में भी ध्यान रखना. सो ड्राई आइस यहाँ सिल्वर आयोडाइड क्या करता है? न्यूक्लियाई प्रोवाइड करता है जहां पे वाटर वेपर कंडेंस हो रहे हैं, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर. राइट. सो सक्सेस किस पे डिपेंड करेगी क्लाउड सीडिंग की? सफिशिएंट मॉइस्चर है, अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया है जिसपे कंडेंस हो जाए. राइट जी. सो टाइप्स ऑफ क्लाउड सीडिंग में दो मेजर टेक्निक्स यूज होती है. सबसे ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, जहां पे न्यूक्लिया प्रोवाइड करके हम कॉन्डेंसेशन को, मर्जिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स को या कोलेसेंस को एक्सेलरेट कर देते हैं और वो बड़े हो जाएंगे, लार्ज इनफ हो जाएंगे तो फिर वो धरती पर गिर जाएंगे. देन देयर इज ग्लेसियोजेनिक क्लाउड सीडिंग. इसमें बेसिकली कर वही रहे हैं बट आइस फॉर्मिंग एजेंट्स डाल रहे हैं कि क्लाउड में आइस फॉर्मिंग एजेंट्स डाल दिए इनटू सुपर कूल्ड क्लाउड जो काफी हाइट पर है या फिर लैटिट्यूड वाइज दे आर इन कोलर एरियाज. सो उसमें सुपर कूल्ड क्लाउड्स में हम क्या डाल रहे हैं? आइस फॉर्मिंग एजेंट्स. सो आइस फॉर्म होगी, सो वाटर ड्रॉपलेट्स आइस में बन के आपस में जुड़ जाएंगे और वो पानी की तरह फिर मेल्ट होके गिर जाएंगे. बेसिकली हमने जोड़ के इतना तगड़ा बनाना है कि वो ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा हो जाए और वर्टिकल एयर का कम हो जाए और वो पानी की तरह नीचे आ जाए. राइट. सो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया, आपने न्यूक्लिया इंट्रोड्यूस कर दिया. इधर ग्लेशियोजेनिक, ग्लेशियर है तो आइस फॉर्मिंग एजेंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए क्लाउड. देन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज है जी, स्टैटिक आर्टिफिशियल रेन इंड्यूसिंग सिस्टम. आयोनाइजेशन मतलब चार्जेस मारे उसमें, क्लाउड में चार्जेस आयोनाइज करने के लिए मारे, तो उससे क्या होगा? अगेन मूवमेंट होएगी, स्टिमुलेट्स प्रेसिपिटेशन. अगेन मूवमेंट होएगी तो बेटर कोलेसेंस हो पाएगी. देन स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन. ये ध्यान रखना, एरोसोल इंजेक्ट करके हम क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड डाल देते हैं, सल्फर क्रिस्टल्स डाल देते हैं क्लाउड में. इससे क्लाउड की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है. जितना सनलाइट क्लाउड पे आएगा ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस स्पेस में, तो इससे क्या होगा? क्लाइमेट कूलर हो जाएगा. वी कैन फाइट क्लाइमेट चेंज. सो इफ दिस कम्स एज अ क्वेश्चन कि साई टेक्निक किसमें यूज हो रही है क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने में, कैसे? एल्बिडो बढ़ा के या फिर रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा के क्लाउड्स की. देन डायमंड डस्ट एक्सपेरिमेंट भी सेम चीज कर रहा है. राइट. डायमंड डस्ट एज अ नॉन टॉक्सिक लॉन्ग लास्टिंग ऑल्टरनेटिव टू सल्फर बेस्ड एरोसोल्स. Right. Sulfur dioxide might be toxic, can cause acid rain at some point of time. But this diamond dust will not be toxic and will help in reduce or increasing the albedo of clouds and will cool the climate. But diamond dust है तो महंगी है, unfeasible है for majority of the world. Right जी, any confusions there? बस टेक्निक्स याद रखना इसकी. इस स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन क्या, किस में यूज हो रहा है,
डायमंड डस्ट किस में यूज हो रहा है? क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस यूज हो रहा है, राइट जी। देन न्यू पंबन ब्रिज, यार इसमें क्वेश्चन तो यही आना चाहिए कि किसको कनेक्ट करता है। सो एक ही बात याद रखने वाली, ये रामेश्वरम आइलैंड जो ऑफ तमिलनाडु कोस्ट है, जिसका हिंदू धर्म में बहुत बड़ा एक प्लेस है। राम जी जब भगवान राम जब श्रीलंका जाते हैं तब की बात। सो रामेश्वरम आइलैंड को दिस पंबन ब्रिज कनेक्ट्स टू द इंडियन मेनलैंड। कंफ्यूज करने को अगला ऑप्शन में आपको दे सकता है कि यार ये तो श्रीलंका को कनेक्ट कर रहा है इंडिया से, या रामेश्वरम को कनेक्ट कर रहा है, राइट। सो इट बेसिकली कनेक्ट्स रामेश्वरम आइलैंड टू इंडियन मेनलैंड, राइट। इंडियन मेनलैंड, यहाँ पे रामेश्वरम आइलैंड, यहाँ पे श्रीलंका। सो रामेश्वरम आइलैंड को इंडियन मेनलैंड से कनेक्ट कर रहा है। देन पंबन रेल ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज रामेश्वरम ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज है एंड वर्टिकल लिफ्ट वाला है कि पहले ये ब्रिज है सपोज सीधा सीधा चल रहा है, देन अगर शिप आएगा तो ये रास्ता देने के लिए बीच में से ऐसे खुल जाएगा, वर्टिकली खुल जाएगा, राइट। इट कैन स्टैंड अप लाइक दिस एंड इट हैज अ वेरी हाई वर्टिकल कैपेबिलिटी ऑफ 22 मीटर्स क्लियरेंस फॉर शिप्स, राइट। हमने इसको मॉडर्नाइज करा है, दोबारा से रीलॉन्च करा है, इसकी हाइट ऑफ क्लियरेंस बढ़ा दी है, पहले 19 मीटर थी अब 22 मीटर कर दी है, और बहुत जल्दी में हमने बना लिया है। 2019 में शुरू हुआ था, 2025 में न्यूली अपग्रेड कर भी दिया है। फास्टर ट्रेन ऑपरेशंस होंगे, एब्सोल्युटली होंगे, बट आई थिंक इसमें याद करने वाली बात वही है कि यार किसको कनेक्ट कर रहा है एंड व्हाई दिस इज अ लैंडमार्क, राइट। व्हाई इट इज स्ट्रेटेजिक? बिकॉज सोल लिंक है इंडियन मेनलैंड और रामेश्वरम आइलैंड का। पिलग्रिमेज सिग्निफिकेंस, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल भी है और हिंदूज के लिए बहुत बड़ी सेक्रेड जगह भी है ये। देन ह्यूमैनिटेरियन रोल भी था श्रीलंकन सिविल वॉर में, कोविड के ड्यूरिंग भी रेफ्यूजीज भी यहाँ से आए थे, वी कुड ऑल्सो सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। बट ध्यान रखने वाली बात, पंबन ब्रिज कनेक्ट्स रामेश्वरम टू इंडियन मेनलैंड, बस। देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट में 2-3 बातें ही हैं थोड़ी सी देखने वाली। इंडिया का रैंक आजकल पूछ लिया जाता है तो 10th आया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट में। एंड वन थिंग इज, यूएन सिटार्ड ने निकाल लिया, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ध्यान रखने वाली बातें आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ। पहली बात ये ध्यान रखने वाली, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट है तो किससे डील करेगी भाई, टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव है कि नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज सही हो रहा है कि नहीं। इस बार एडिशन ऑफ रिपोर्ट का थीम है इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। ये भी याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट। एआई की पॉलिसी पे बेसिकली गाइड करने की कोशिश कर रहा है। एंड वन स्टार्टलिंग फैक्ट इज, देखो इधर, इट शोज दैट जस्ट 100 कंपनीज, सिर्फ 100 कंपनियां दुनिया में ऐसी हैं, मोस्टली इन यूएस एंड चाइना, जो 40% इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं, सिर्फ 100 कंपनी। सो लुक एट द इनइक्वालिटी, जो 40% इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेटली, राइट। एट द सेम टाइम 118 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे एआई की तो डिस्कशन ही नहीं है, उन्हें अभी तक अच्छे से पता ही नहीं है एआई है क्या, राइट। एंड जबकि 40% ग्लोबल जॉब्स एआई से जा सकती हैं और उन कंट्रीज को पता ही नहीं है एआई है क्या, तो उनकी तो गई गई। देन डेवलपिंग कंट्रीज में गुड न्यूज इज, इंडिया एंड चाइना आर दी ओनली डेवलपिंग कंट्रीज विद सिग्निफिकेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन एआई, right? India and China, only two developing countries with significant private investment in AI. US obviously lead कर रहा है, US नंबर 1 पे है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, नंबर 2 पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एआई में चाइना है। इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया 10वें नंबर पे, इंडिया इज 10th, राइट जी। प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दैट। देन रिवर ब्लाइंडनेस पे आ जाते हैं जी। इसको हमेशा पढ़ाते हुए रिमेम्बर द सॉन्ग कि समुंदर में नहाकर नमकीन हो गई हो और नदी में नहाकर अंधी हो गई हो। बताओ कैसे अंधी हुई हो जी? बिकॉज ये जो ब्लैक फ्लाई है, ये ब्लैक फ्लाई एक पैरासिटिक वॉर्म को ले आती है, पैरासिटिक वॉर्म को इन्फेक्टेड फ्लाई लेके आती है और ह्यूमन को ट्रांसफर कर देती है। सो शुरू होती है बीमारी स्किन प्रॉब्लम से, स्किन लेजन, रैशेस से, एंड अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए, बढ़ जाए, तो इन द एंड ब्लाइंडनेस कर जाती है, राइट। रिवर ब्लाइंडनेस सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ इन्फेक्शियस ब्लाइंडनेस है, इन्फेक्शियस, नॉट एज रिलेटेड और अदरवाइज,
इन्फेक्शियस ब्लाइंडनेस का सेकंड लार्जेस्ट कॉज है रिवर ब्लाइंडनेस, which might be the first largest cause or the largest cause of infectious blindness. Anybody, any guesses? Trachoma. Trachoma is the largest cause of blindness in infectious blindness for people. So river blindness पे क्या रिसर्च हो रही है जी? That we can go for DNA बार कोडिंग of these flies and DNA बार कोडिंग करके इनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे बाद में कि ये हम पे ट्रांसफर ही ना कर सके दी इलनेस. सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डीएनए बार कोडिंग इंट्रोड्यूस करी है. इसके ब्लैक फ्लाई के स्पीशीज के जीनोम को पढ़ेंगे अच्छे से, राइट. सो ब्लैक फ्लाई आर द कैरियर्स ऑफ दिस ऑनसर्का वॉल्वुलस, ऑन कोकरा वॉल्वुलस बोलो चाहे ऑनसर्का वॉल्वुलस बोलो, आई डोंट माइंड. ये एक पैरासिटिक वॉर्म है, इट इज नॉट अ वायरस और समथिंग. इट कॉजेज ऑनक्यूसरेसिस, दैट इज रिवर ब्लाइंडनेस. ऑनकोरा वॉल्वुलस याद रख लो, ऑनक्यूसरेसिस याद रख लो, आपकी मर्जी है, पैरासिटिक वॉर्म मत बोलना, राइट. सो रिवर ब्लाइंडनेस एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है. इट हैज नॉट बीन पेड सो मच अटेंशन. दीज आर निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस. So it is transmitted to humans through bite of infected black flies belonging to genus Simulium. ये ना कई बार आजकल मुश्किल करने के लिए ये पूछ लेते हैं, ब्लैक फ्लाई की जगह सिमुलिमियम लिख देते हैं. सो थोड़ा सा याद रख लेना, ऑनक्यूसरेसिस एंड सिमुलिमियम. अंधे हो गए हो सिमुलेट हो के, ज्यादा सिमुलेशन कर रहे हो और अंधे हो गए याद करने के लिए, राइट जी. एंड इट स्टार्ट्स विद स्किन इचिंग, कैन लीड टू परमानेंट विजन लॉस और ब्लाइंडनेस एज वेल. ट्रेकोमा को छोड़ के सेकंड लार्जेस्ट इंफेक्शन रिलेटेड ब्लाइंडनेस है, राइट. ट्रीटमेंट में आइवरमेक्टिन दे देते हैं और 80% अगर आप मिनिमम थेरापेटिक कवरेज दे सको तो इफेक्टिव कंट्रोल हो सकता है. सो क्या इसकी मेडिसिन है? हाँ जी है. देयर कैन बी ट्रीटमेंट एंड 5 countries हैव बीन डिक्लेयर्ड फ्री, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, ग्वाटेमाला एंड नाइजर द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री. याद करनी है नहीं, जस्ट एक आइडिया ले लो. इंडिया इज नॉट रिवर ब्लाइंडनेस फ्री, बस, राइट जी. देन थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा इन डेप्थ टॉपिक है. आई सिंप्लीफाई ओनली अ फ्यू थिंग्स. साइंस वाले डिटेल में देखना, बट नॉन साइंस वाले जिनको साइंस से प्यार नहीं है, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा. बस 2-3 बातें सुन लो मेरे ध्यान से. देखो बिल्कुल सिंपल साइंस में अगर हम जाए तो एक होता है जी कंडक्टर, एक होता है जी इंसुलेटर. बचपन में देखा होगा कि मेटल्स, स्टील के ग्लास में चाय पियोगे तो गर्म हो जाता है एकदम. देन इंसुलेटर, इफ इट इज मेड अप ऑफ वुड और समथिंग तो बहुत ही कम गर्म होता है. सो इंसुलेटर्स यूजुअली दी नॉन मेटल्स, एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट, राइट. सो मेटल्स कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट को. कैसे? बिकॉज इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पैक कर देते हैं, मूव नहीं करने देते. सिंपल सी बात थी. कंडक्टर इंसुलेटर, जो कंडक्ट करेगा, जो नहीं करेगा इंसुलेटर. सो टोपोलॉजिकल मटेरियल इनका बीच का हिसाब किताब है. दैट इज ये आउटसाइड तो कंडक्टर होंगे, आउटसाइड तो कंडक्टर होंगे और इनसाइड इंसुलेटर होंगे. सो दिस इज अ डबल पॉलिसी. जैसे आजकल 2-faced पीपल है ना, कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे, बाद में कुछ और निकलेंगे, है ना, और बेवकूफ भी होंगे ज्यादातर. But same are the materials. Outside their conductors, inside their insulators. ये कैसे पॉसिबल है? This is because of quantum properties of these materials. Quantum properties बहुत बड़ी साइंस है, बट सिंपल सी बात अगर आप सोचो, हमारे लिए जीएस के लिए क्वांटम फिजिक्स इज which deals with physics at subatomic levels. एटम से भी छोटे लेवल पर फिजिक्स में जो बात होती है, दैट इज फॉर अस क्वांटम फिजिक्स. इससे ज्यादा और कुछ सोचने की बात नहीं. जो हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज मटेरियल के साथ एसोसिएट करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, है ना, दैट एवरीथिंग चेंजेस शेप, फॉल्स डाउन, एटसेट्रा एटसेट्रा. क्लासिकल फिजिक्स में जो भी प्रॉपर्टीज हम एसोसिएट करते हैं, क्वांटम फिजिक्स उसको फॉलो नहीं करता. दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स. हमारे लिए यही है सब एटॉमिक लेवल, और हमने बेसिक साइंस में, स्टैटिक साइंस में अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट जी.
सो टोपोलॉजिकल मटेरियल क्या है? यूनाइटेड नेशंस हैव डिक्लेयर्ड 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. कई बार पूछ लेते हैं. मार्किंग 100 years since quantum theory began to revolutionize science. Topological material क्या है? Exhibit different physical properties on the surface and their interior. On their surface, they behave like a metal conducting electricity, but inside like an insulator. Right? Topological का मतलब क्या है जी? Unique geometric and quantum properties of material. एक चीज इसमें ध्यान रखना है, लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, प्लीज रीड इट अगेन. दे रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ द शेप ऑफ मटेरियल इज डिस्टॉर्टेड. इसको स्ट्रेच कर लो, मरोड़ लो, तोड़ लो, ये चेंज नहीं होता, ये डटा रहता है अपनी प्रॉपर्टी के साथ. हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हम अच्छा पढ़ेंगे या अच्छा पढ़ाएंगे, चाहे कोई जो मर्जी कर ले. सो नोबेल प्राइज में मिला था फिजिक्स में इसके लिए बंदों को. 2016 है तो नाम नहीं याद रखना, नो नीड टू रिमेम्बर. याद रखना है बाहर से कंडक्टर, अंदर से इंसुलेटर, बिकॉज ऑफ यूनिक जियोमेट्रिक एंड क्वांटम प्रॉपर्टीज. कैसे वर्क करते हैं? नो नीड टू गो इनटू लॉट्स ऑफ डिटेल्स. बेसिकली इनका जो आउटर सरफेस है वो मेटालिक बिहेव करता है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाता है. इंसुलेटिंग जो इनका कोर है अंदर से, दैट इलेक्ट्रॉन्स रिमेन टाइटली पैक्ड एंड लोकलाइज्ड. राइट जी. देन इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर में कलेक्टिव बिहेवियर होता है इनका. डू नॉट वरी अबाउट दिस, बट एक टर्म ध्यान से ले जाना. Behavior is deeply rooted in principles of quantum mechanics, where electrons spin and momentum interplay due to spin orbit coupling. ये सीधा सीधा सवाल आ जाता है. एक सिंपल टर्म स्पिन ऑर्बिट कपलिंग किससे डील करती है? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग किससे डील करती है जी? आपने आंसर करना है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स, बस. राइट. We have dealt quantum physics in some details in static part as well. कि क्या इंटेंगलमेंट है, क्या स्पिन कपलिंग है. और आजकल ये बहुत न्यूज में रहता है. आपको क्वेश्चन पेपर में स्पिन कपलिंग वाला ऑप्शन मिल जाए तो उसको उठा के वैसे ही आंसर कर देना यूजुअली. राइट जी. देन मिरर एनालॉजी क्या है? बेसिकली मिरर की बात कर रहा है कि मिरर हम देखते हैं, हमें अपनी शक्ल दिखती है और हमें लगता है कि मिरर एक ही सरफेस है, बट बेसिकली मिरर इज टू सरफेसेस, है ना. ग्लास का फ्रंट होता है मिरर का, और उसे उतार के देखेंगे तो पीछे एक मेटालिक कंडक्टर भी होता है विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स बैक योर इमेज. राइट. सो सिमिलरली इसके भी दो पहलू हैं टोपोलॉजिकल मटेरियल के, कि बाहर मेटल जैसा बिहेव करता है, अंदर इंसुलेटर जैसा. क्यों? बिकॉज बाहर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एंड अंदर दे आर टाइटली पैक्ड, जैसे नॉर्मल फिजिक्स में हो रहा है. सिंपल सी बात हो गई, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात तो नहीं है. I tried my best. This is one of the toughest topics these days. But समझ आया कुछ everybody? Yes, sir. हाँ जी. हाँ जी सर. Okay, thank you. So INS वर्षा क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूज क्यों करता? Because this nowhere says it is a strategic reserve. एक तरह से बहुत ही simplified idea. ये हमने पार्किंग फैसिलिटी बनाई है फॉर सबमरीन्स. सबमरीन्स को सेफली पार्क करने के लिए एक हमने नेवल बेस बनाया फॉर न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स. कहां पे? दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं कि दिस इज अ बेस फॉर या पार्किंग फॉर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स. सबमरीन्स कहां बनाया जी? रामबिली विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में we have this INS Varsha, which is a naval base for submarine nuclear powered at Rambili in Andhra Pradesh. Right? So strategically designed है to house India's nuclear powered submarines. यहाँ पे हमने लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में करा है. एंड देन यहाँ पे अंडरग्राउंड टनल्स भी बनाएंगे कि हम स्टेल्थली ऑपरेट कर सकें, कि हमारी सबमरीन्स को कोई हार्म ना कर सके. राइट. एरिया 20 स्क्वायर किलोमीटर में पार्किंग सी होगी जिसमें 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स लगभग खड़ी हो सकेंगी. राइट. एकोमोडेट हो सकेंगी. चाइना ने भी ऐसा एक सबमरीन के लिए बेस बनाया था हानियन आइलैंड में, तो हमने देखते देखते रामबिली में बनाया है. रामबिली में क्यों बनाया? बिकॉज यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर इतनी अच्छी है कि सबमरीन स्टेल्थ रह सकेंगी. स्टेल्थ मतलब आसानी से रेडार से पकड़ी नहीं जाएंगी. स्टेल्थ इज दैट टेक्नोलॉजी व्हिच मेक्स यू इनविजिबल ऑन दी रेडार. राइट जी. देन 3 गॉर्जेस एंटार्क्टिका. मुझे एक ही बात अच्छी लगी इसमें कि ये नाम नहीं बता रहा कि मैं चाइना से हूँ. इतना याद रख लेना, 3 गॉर्जेस एंटार्क्टिका इज अ
चाइनीज प्रोजेक्ट इन एंटार्क्टिका। 3.2 मीटर के रेडियो मिलीमीटर वेव वाला टेलीस्कोप है। पढ़ेगा क्या? वही चीजें कि यूनिवर्स को पढ़ेगा, स्टार फॉर्मेशन को पढ़ेगा। एक ये देख लेना प्लीज, दिस माइट फॉर्म अ क्वेश्चन। इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ है जी? थेनी, तमिलनाडु में। एटमॉस्फेरिक, ये भी ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज एंड सोलर न्यूट्रिनोज, ऊपर से आने वाले सोलर एंड एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज को स्टडी कर रहे हैं थेनी, तमिलनाडु। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सवाल बनता है, यूएसए की है, प्लीज ध्यान रखना। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यूएसए में है एंड दिस इज स्टडिंग कॉस्मिक न्यूट्रिनोज, यूनिवर्स से आने वाले, एटमॉस्फेयर से नहीं, यूनिवर्स से आने वाले। देन जूनो चाइना में है। अंडरग्राउंड, जिंगमैन अंडरग्राउंड, दिस इज स्टडिंग न्यूट्रिनोज फ्रॉम अर्थ एंड सन। एंड डून या ड्यूने, दिस इज इन यूएसए अगेन, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन एंड सुपरनोवा बर्स्ट को पढ़ रहा है। देन ट्राइडेंट, ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप चाइना में है, एम्स टू स्टडी डीप सी न्यूट्रिनो एक्टिविटी। अब ध्यान रखने वाली बातें यार ये सारी हो गई है। इंडिया वाली थेनी में पता है, सोलर एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो भी याद करना है। आइसक्रोब यूएसए ऑब्जर्वेटरी, बट कॉस्मिक न्यूट्रिनोज ध्यान रखना है। सो दीज आर दी 2-3 पॉइंट्स आई वुड वांट यू टू रिमेंबर, राइट जी। देन डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट हमें क्या कहना चाह रही है? याद करने वाली बात है, ये साइबर सिक्योरिटी से डील कर रही है, राइट, वेरी राइट। देन मिनिस्ट्री ऑफ मीति ने निकाली है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, सो मीति ने निकाली है रिपोर्ट। एंड बेसिकली ये फाइनेंशियल सेक्टर से, फाइनेंशियल डिजिटल फ्रॉड से, लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जहां पे डिजिटल थ्रेट है उसकी बात कर रहा है, right? These are the 2-3 things to remember. So Ministry of Electronics and Technology has launched this Digital Threat Report 2024 for the banking, financial services and insurance sector. Finance sector की बात हो रही है, defense sector की नहीं, right? Then collaborative effort by CISA. CISA is Strategic Information Services Agreement, a global cyber security company. और हमारे CERT-IN ने, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने भी इसे हेल्प किया है, CERT-IN एंड CERT-FIN। राइट जी, ऑफर क्या कर रहा है? साइबर सिक्योरिटी रिस्क को बता रहा है, इंश्योरेंस को, बैंकिंग सर्विसेज को क्या क्या रिस्क हैं, राइट। थ्रेट इंटेलिजेंस एंड रियल वर्ल्ड डेटा बता रहा है, राइट। सो इट इज टॉकिंग अबाउट 3 मेजर थिंग्स एज वेल, कि कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एंड स्किल्स को बढ़ाना है, IDS। थ्रेट्स को कम करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एंड स्किल्स को बढ़िया करना है, तभी जाके कुछ बढ़िया होगा। देन की हाइलाइट्स क्या है? सोशल इंजीनियरिंग ऑन द राइज, कि बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, फिशिंग हो रही है और सारे बिजनेसेस ज्यादातर अब ऑनलाइन हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ राइज इन इंजीनियरिंग ओवर देयर। देन सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज एंड थर्ड पार्टी वेंडर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करके देन सप्लाई चेन से ही उसको हैक कर लेते हैं। देन कंप्लायंस एवोल्यूशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं। देन persistent control gaps, even the overprivileged access and weak access controls continue to plague the most security conscious organizations, right? Even आप security conscious होके भी gaps छोड़ जाते हैं। Then AI powered threats are the latest emerging threats, कि इंसान से ज्यादा आगे बढ़ करके AI चीजों को हैक कर रहा है। तो देखो कितनी प्यारी फोटो है, दिस इज अ wolf which has been de-extincted, ये extinct हो चुकी थी, a huge wolf, now it has been made again। क्या करा हमने? साइंटिस्ट ने इनके DNA को निकाला from their preserved bones, especially the skull, right? इन्होंने DNA निकाला, उसके पूरे DNA को सीक्वेंस करा, देन इस DNA को नॉर्मल प्रेजेंट वुल्फ से कंपेयर करा कि क्या क्या फर्क है। देखा 99.5% सेम है, थोड़ा सा ही फर्क है। सो इस DNA को सीक्वेंस करके यूज करके देन इसके सोमैटिक सेल से DNA को सीक्वेंस करके देन दे आर्टिफिशियली created a sequence of the DNA of these, नहीं, then इस DNA को यूज करके they put it in a surrogate dog। सरोगेट डॉग में फिर बर्थ होता है इन बुल्स का, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, राइट। सो यूएस बेस्ड बायोसाइंस कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस, याद नहीं रखना, इन्होंने किसको री इंजीनियर करा है? ग्रे वुल्फ पप्स को।
सो ग्रे वुल्फ्स है क्या जी? डी एक्सटिंक्शन था, रेफर्स टू साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज को दोबारा से जिंदा करना थ्रू जीन एडिटिंग एंड क्लोनिंग टेक्निक्स, राइट। इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया जीनोम मतलब टोटल जीन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीशीज, मॉडिफाइंग द डीएनए ऑफ क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स टू रिजेंबल द एक्सटिंक्ट वन। सो डायर वुल्फ क्या था? ये डायर वुल्फ लार्ज प्री हिस्टोरिक कैनाइन जो कनाडा एंड यूएस में होता था, राइट। है तो मॉडर्न ग्रे वुल्फ जैसा, बट थोड़े से फर्क थे। थिकर वाइट कोट्स थे इसके, बहुत बड़ा था प्रेजेंट ग्रे वुल्फ से। देन हंटेड लार्ज प्रे लाइक बाइसन हॉर्सेस एक्सेट्रा। और क्यों एक्सटिंक्ट हुआ? बिकॉज इनकी प्रे को ह्यूमन एक्टिविटीज ने इफेक्ट कर दिया। तो इन्होंने किया क्या जी? डीएनए एक्सट्रैक्ट करा, जीनोम रिकंस्ट्रक्शन करी उनकी, देन जीन एडिटिंग करके प्रेजेंट वुल्फ के जीनोम को वैसा बना दिया जैसा इसका था, राइट। जीनोम एडिट करके प्रेजेंट वुल्फ के जीनोम को ऐसा बनाया, देन उसे सरोगेसी से एक डॉग मदर में, सी हाउ क्लेवरली वी से डॉग मदर नॉट अदर वर्ड, सो सिविल सर्विसेज में ध्यान रखना, डॉग मदर में डाल दिया एंड सरोगेट बर्थ दिया, बर्थ ऑफ द डायर वुल्फ पप्स, राइट। सिंपल सिंपल टेक्निक से हमने क्लोनिंग में पढ़ा है। अनदर बिग न्यूज यार, ये बहुत अच्छी न्यूज है, इसे ध्यान से सुनना। गवर्नर साहब का बेसिक रोल है टू हेड दी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के साहब हेड हैं, एंड ही इज द लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बट इसमें इशू क्या था? सेंटर अपॉइंट करता है और ये हेड स्टेट को करता है। सो ये आदमी सेंटर की सुनता रहता है, स्टेट को इग्नोर कर देता है, एंड स्टेट के जो इलेक्टेड पीपल हैं, इलेक्टेड पीपल लाइक इलेक्टेड सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी बात ना मानते हुए ये प्राइमरली सेंटर की बात सुनने लग जाता है या फिर अपनी बात मनमानी करने लग जाता है, और स्टेट के पीपल ने जिन्हें इलेक्ट करा है उनकी बात मान ही नहीं रहा कोई। सो पीपल के साथ धोखा हो रहा था। सो तमिलनाडु के गवर्नर साहब ने क्या करा? इनके पास बिल्स भेजे तो आर्टिकल 200 कहता है गवर्नर कैन गिव असेंट टू द बिल, साइन कर दे, हाँ जी, विद होल्ड इज असेंट, ना करे साइन, या फिर प्रेसिडेंट को रेफर कर दे, या फिर नॉर्मल बिल हो तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, है ना। दिस इज हिज ओन डिस्क्रिशन। देन गवर्नर साहब क्या कर रहे थे तमिलनाडु के? इन्होंने एक बिल को असेंट नहीं दिया, बोलते मैं नहीं दे रहा, राइट। देन स्टेट लेजिस्लेचर ने 3 महीने ऐसे रोकी रखा, स्टेट लेजिस्लेचर ने फिर से पास करके भेजा, इन्होंने अब प्रेसिडेंट को भेज दिया कि भैया मैं फिर भी नहीं दे रहा, और प्रेसिडेंट भी आगे से जवाब नहीं दे रहा। सो स्टेट लेजिस्लेचर फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है कि भैया हमारे साथ और हमारे लोगों के साथ धोखा हो रहा है, गवर्नर हमारी बात नहीं मान रहा, जबकि वो इलेक्टेड नहीं है, वो तो सिर्फ एक अपॉइंटेड अथॉरिटी है, वो भी सेंटर में अपॉइंट कर रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट टुक अ स्टर्न स्टैंस ओवर हियर, दिस इज अ लैंडमार्क शिफ्ट इन द लॉज। सुप्रीम कोर्ट सेज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइमलाइन नहीं है कि गवर्नर ने कितनी जल्दी डिसीजन लेना है, बट अगर विद इन रीजनेबल टाइम डिसीजन नहीं लेता, गवर्नर साहब विद इन रीजनेबल टाइम डिसीजन नहीं लेते, तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का मर्डर होगा, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का मर्डर होगा, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा, बिकॉज अंडर वेरियस आर्टिकल्स 142 एक्सेट्रा सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। जस्टिस का सेंटिनल या फाउंटेन हेड सुप्रीम कोर्ट ही है, सो वो जस्टिस करेंगे। और इस केस में सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइंस लगा दी है कि गवर्नर को एक टाइमलाइन लगानी है, जिसमें सबसे बड़ी टाइमलाइन है 3 मंथ्स के अंदर जवाब देना ही देना है, उससे आगे ये नहीं खींच सकता किसी भी सिनेरियो में अपने डिसीजन को, अपनी मर्जी को। सुन पा रहे हैं आप लोग? So Supreme Court Yes. gave 3 months timeline. हाँ जी, मेजरली 3 मंथ्स टाइमलाइन। इसका पूरा चार्ट आई विल प्रेजेंट टू यू कि कब कब कितनी टाइमलाइन है, बट द डेवलपमेंट इज कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया हम टाइमलाइन लगा रहे हैं, और अगर टाइमलाइन को नहीं फॉलो करता गवर्नर तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन के थ्रू आ सकते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। सो दिस इज अ ह्यूज शिफ्ट। मुझे नहीं लगता ये सरकारें इसे मानेंगी,
बट अभी तो जजमेंट ये कह रही है। सो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है टाइमलाइन फिक्स। तमिलनाडु के गवर्नर की कहानी थी, जो 10 स्टेट बिल्स को रिप्रेजेंट होने के बाद भी असेंट नहीं दे रहा था, रिजर्व करी जा रहा था और प्रेसिडेंट से डिसीजन नहीं आ रहा था, राइट। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। इवन 2020 के पेंडिंग बिल्स हैं जो अभी तक असेंट नहीं मिला है, री इनेक्ट करने के बाद भी नहीं मिला है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन सी, आर्टिकल 200 जो बोलता है गवर्नर बिल पास होने के बाद क्या क्या कर सकता है, असेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिजर्व कर सकता है बिल फॉर प्रेजेंट कंसिडरेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। 201 क्या कह रहा है, प्रेजेंट्स वीटो पावर ऑन बिल्स रिजर्व्ड बाय गवर्नर, प्रेजेंट मना कर सकता है। और 142 क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने मेजरली इन ऑब्जर्व क्या करा है कि 10 बिल्स जो गवर्नर ने असेंट नहीं दिए थे वो ना देना इलीगल है। बिल रिप्रेजेंट भी हुए, दे आर डीम टू हैव रिसीव्ड असेंट। उन्होंने कह दिया जो रिप्रेजेंटेड बिल हैं उनको तो हम डीम कर देते हैं कि असेंट मिल गया। सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ रियली बोल्ड स्टांस ओवर हियर, राइट। एंड ही सेज गवर्नर डज नॉट हैव डिस्क्रिशन इवन अंडर आर्टिकल 200, इसको अपने एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे एक्ट करना चाहिए। दे आर टेकिंग अ वेरी वेरी बोल्ड स्टांस। गवर्नर एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो इनडेफिनेटली सिट अपॉन बिल्स नहीं करेगा, रीजनेबल टाइम के अंदर जवाब देना ही देना है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो अगर इसने विदहोल्ड असेंट करना है और रिजर्व फॉर प्रेजेंट करना है कि असेंट नहीं देना तो कितने टाइम में, 1 महीने में। विदहोल्ड असेंट विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस मस्ट रिटर्न विद इन 3 months। बिल रीपास होके आ गया तो 1 महीने में। सो 2 टाइम लाइन दी है, 1 month एंड 3 months। वर्क करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तगड़ा स्टांस ले लिया है। क्यों? बिकॉज दे से कि अगर टाइमलाइन नहीं फॉलो करोगे तो डेमोक्रेसी का मर्डर है, और अगर ऐसा कर रहे हो टाइमलाइन नहीं फॉलो हो रही सो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे कि भाई क्यों नहीं आपने डिसीजन लिया। आर यू एबल टू हियर मी? एम आई ऑडिबल, विजिबल? Yes, sir. अच्छा, जैसे ही हो ना, अगर कोई प्रॉब्लम तो मेरे को लग रहा है नेट में प्रॉब्लम ना हो, लेट मी नो, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने 142 के अंदर बोला है कि अगर ये टाइमलाइन नहीं फॉलो होती तो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे हर वो मुद्दे का जहां पे टाइमलाइन नहीं फॉलो हो रही, राइट। क्यों कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट? बिकॉज गवर्नर कैन नॉट एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट नहीं वर्क करेगा गवर्नर, इसको स्मूथ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को इन्फोर्स करना चाहिए और इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स को प्रेसिडेंट देना चाहिए कि भैया आपको लोगों ने चुना है, मैं आपकी बात मानता हूं, है ना। He has to act as a friend, philosopher and guide, not as a political actor. He must facilitate governance, not paralyze it. I don't know कितना हद तक ये effective रहेगा, but this is a very strong judgment. So once a bill is repassed by assembly, governor cannot reserve it again unless the context has materially changed. One more thing, गवर्नर ने एक बिल असेंट नहीं दिया, रीपास होके आ गया, अब ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट को नहीं भेजेंगे। अनदर पॉइंट ऑफ डिटेल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राइट। देन इसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो इस जजमेंट में है, देन विल कॉल इट अ डे। गवर्नर साहब के पास पावर थी पहली कि बिल आए तो असेंट दे दे, चलो ये तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई, या विदहोल्ड कर ले असेंट, या डिले कर दे, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो कर दे कि मैं नहीं जवाब दे रहा, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? असेंट देना है तो विद इन 3 months दो, विदहोल्ड करना है तो 1 month के अंदर, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है तो 1 month के अंदर, पॉकेट वीटो भी मैक्सिमम 1 month या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ 3 months, राइट। सो टाइमलाइन ना भी याद रहे, ये चीज ध्यान रखने वाली कि अगर ये टाइमलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता, if timelines are not followed, then it can be a case of judicial review. गवर्नर के डिसीजन को जुडिशियली रिव्यू करा जा सकता है। एक सेकेंड यार, मैंने आज डिड आई रिकॉर्ड दिस क्लास और आई फॉरगॉट इट? शुक्र है आई एम रिकॉर्डिंग दिस। Sorry, yes, sir. थैंक यू। सो राइट, सो बेसिकली रिजर्व करेगा, टाइमलाइन नहीं फॉलो करेगा। अगर गवर्नर टाइमलाइन नॉट फॉलोड, देन गवर्नर के डिसीजन को भी एक और ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू बना दिया गया है, राइट। एंड वन मोर थिंग इज कि अगर रीपास हो के बिल
रीपास्ट बिल्स जो पहले भेज दिए थे, रीपास्ट बिल्स पहले गवर्नर ने भेजे थे, रीपास्ट बिल्स कैन नॉट बी रिजर्व फॉर प्राइसिंग. दिस इज समथिंग न्यू एंड न्यूज टू एवरीबडी. लेट्स सी इट्स इफेक्टिवनेस. 1-2 हफ्ते में क्लियर पिक्चर आ जाएगी भी सरकार क्या कहती है और इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाता है, राइट. बट रिमेंबर दिस, टाइमलाइन सेट करने की कोशिश हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोल दिया. इसके इफेक्ट्स और धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे. फॉलो दीज आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, राइट. दैट इज इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच.